गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चीन के इतिहास को पढ़ेंगे। चीन पूर्वी एशिया का एक सबसे बड़ा देश माना जाता है। भारत की भांति चीन का भी अपना समृद्ध इतिहास रहा है। 19वीं सदी में चीन में यूरोपीय शक्तियों के मध्य व्यापार के एकाधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में हम देखते हैं कि जो विदेशी शक्तियाँ थीं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सभी चीन के व्यापारिक एकाधिकार पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती थी। इन सभी राष्ट्रों ने चीन की एकांतवास नीति को समाप्त करके चीन को विवश कर दिया कि वह इन शक्तियों के साथ संघर्ष करके विश्व राजनीति में पदार्पण करे। ऐसे में हम देखते हैं कि चीन और इंग्लैंड के मध्य अनेक कारणों से 2 बार अफीम युद्ध लड़े गए। इन अफीम युद्धों के परिणाम स्वरूप चीन पर यूरोपीय शक्तियों का आधिपत्य स्थापित हुआ और चीन का द्वार विदेशी शक्तियों के लिए खुल गया। अफीम युद्ध को पढ़ने से पहले हम सर्वप्रथम चीन के इतिहास के बारे में देखेंगे। साधारणतः यह माना जाता है कि पश्चिम के संपर्क के पश्चात ही चीन में विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। वस्तुतः यह एक गलत धारणा है, क्योंकि प्राचीन काल से ही रोम के व्यापारी भूमध्य सागर तथा मध्य एशिया पार कर लाल सागर द्वारा चीन के मसाले, रेशम, बहुमूल्य रत्न आदि का व्यापार किया करते थे। यह बात भी सही है कि चीन ने ही सर्वप्रथम विश्व को कागज, छापाखाना, बारूद, पहिए वाली गाड़ी, दिशा सूचक यंत्र, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि दिए। किंतु 18वीं शताब्दी में स्थिति में परिवर्तन आया। यहाँ की आंतरिक स्थिति पतनोन्मुख होने के कारण पाश्चात्य देशों ने वहाँ पर अपना आर्थिक एवं राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास शुरू किया। ये देश चीन को आपस में बांट लेना चाहते थे। इसके पीछे चीन का जो व्यापारिक आकर्षण है, वह इन देशों को आकृष्ट कर रहा था, अपनी ओर लालायित कर रहा था। चीन में सन 1650 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक मंचू राजवंश का शासन रहा। इस शासनकाल के दौरान ही विदेशी शक्तियों को चीन में हस्तक्षेप करने का, प्रवेश करने का अवसर मिला। सर्वप्रथम 1275 ईस्वी में वेनिस यात्री मार्को पोलो चीनी सम्राट कुबलाई खान के दरबार में चीन आया। यहाँ पर वह 17 वर्षों तक रहा। उसने वापस लौटकर चीन की इस समृद्धि की जानकारी अपनी किताब द बुक ऑफ मार्को पोलो में दी, जिससे यूरोपीय देश चीन की आर्थिक समृद्धि से, व्यापारिक समृद्धि से, राजनीतिक वैभव से परिचित हुए। भारत की भांति चीन का अपना सांस्कृतिक, राजनीतिक वैभव रहा है, अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है। भारत की तरह चीन की सभ्यता भी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में गिनी जाती है। इसलिए चीन की आर्थिक और व्यापारिक समृद्धि से आकृष्ट होकर ही विदेशी शक्तियों ने चीन की ओर प्रयाण किया। चीन का यूरोपीय देशों से जो प्रारंभिक संपर्क हुआ, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा यहाँ पर करेंगे। जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की दौड़ के लिए जो भौगोलिक खोजें हुई थी, इन भौगोलिक खोजों में पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड आदि देशों ने नए नए देशों की खोज करके वहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित करना शुरू किया। चूँकि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुँच चुका था, तो अब ये एशिया में ही अन्य नए क्षेत्रों की खोज में लगे हुए थे। ऐसे में हम देखते हैं 1517 ईस्वी में पुर्तगाली कैंटन आए
1557 ईस्वी में ये मकाओ द्वीप आए। पुर्तगालियों का अनुसरण करते हुए ही 1575 ईस्वी में स्पेन लोगों को भी चीन आने का अवसर मिला। 1640 ईस्वी में डच आए, 1637 ईस्वी में अंग्रेज आए और 1689 ईस्वी में रूस ने चीन सरकार के साथ नैशंसक संधि की और यहाँ पर व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास किया। चूँकि चीन का अपना समृद्ध इतिहास रहा है, इसलिए इन चीनियों ने ये जो विदेशी शक्तियाँ थी इनके साथ जो प्रारंभिक व्यापार किया, इसमें हम देखते हैं कि विदेशी शक्तियाँ केवल कैंटन और मकाओ से ही व्यापार कर सकती थी। ये माना जाता है कि कैंटन और मकाओ वो खिड़कियाँ थी जिससे विदेशी चीन के अंदर झांक सकते थे, परंतु प्रवेश नहीं कर सकते थे। हम देखते हैं कि प्रारंभ में चीन का जो व्यापार इन विदेशी शक्तियों के साथ रहा वो एक तरफा रहा। चीन इन देशों को अपना सामान निर्यात करता था, परंतु इन देशों से कोई भी वस्तु नहीं खरीदता था। भुगतान संतुलन हमेशा चीन के पक्ष में ही रहा और इसके बदले में उसको सोना चांदी प्राप्त होता था। विदेशी शक्तियाँ चीन से सामान खरीदकर अपने देश में ले जाती थी। चीन की चाय, रेशम और मसाले इन विदेशी राष्ट्रों को आकृष्ट करते थे। ऐसे में हम देखें तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत पर इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक और राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने की दौड़ में थी, तो यही प्रयास उसने चीन में भी किया। 18वीं शताब्दी तक अंग्रेज व्यापारियों ने कैंटन में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। चूँकि चीन में तांग युद्ध जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो 618 से 906 ईस्वी के मध्य हुआ, इस तांग युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने अफीम का चीन में प्रवेश करवाया। अंग्रेजों का ये मानना था कि चूँकि चीन के साथ भुगतान संतुलन उनके पक्ष में नहीं है, चीन को लगातार फ़ायदा हो रहा है, तो उन्होंने अब नया तरीका निकाला और उन्होंने अपनी जो अफ़ीम थी, इस अफ़ीम को चीन के बाज़ार में बेचना प्रारंभ किया। उन्होंने धीरे धीरे करके चीनियों को अफ़ीम की आदत डाली और अंग्रेज़ों ने इन चीनियों को अफ़ीम के उपभोग की आदत डालकर उनको विवश किया कि वो उसकी अफ़ीम को खरीदे। इस तरह से उन्होंने चीन में अफ़ीम का बाज़ार तैयार किया। इससे चीन का व्यापार संतुलन बिगड़ने लगा। ऐसे में चीन की सरकार ने अफ़ीम व्यापार रोकने के लिए कई उपाय किए। इन सब को पढ़ने से पूर्व हम देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। सर्वप्रथम हम देखते हैं अफीम व्यापार में सर्वाधिक लाभ इंग्लैंड को मिल रहा था। अतः अधिकाधिक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए तथा व्यापारिक प्रतिबंध हटाने के लिए और इसकी लिखित स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार की ओर से चीन में अपने राजदूत भेजे। 1793 ईस्वी में मैकार्टन गया, जो कि इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय का राजदूत था। इसे मैकार्टन को चीन में कोतो नियम में रियायत दी गई। कोतो नियम में घुटनों के बल झुककर सम्राट का अभिवादन करना होता है, शासक के समक्ष झुकना होता है, घुटनों के बल झुककर उसका अभिवादन करना होता है। तो मैकार्टन को इस कोतो नियम में रियायत दी गई। 1816 ईस्वी में ब्रिटिश राजदूत के रूप में एमहर्स्ट गया, परंतु उसका पैर खराब होने से वह चीन शासक से नहीं मिल पाया, उसे पुनः लौटना पड़ा। ऐसे में हम देखें 1833-34 ईस्वी में लॉर्ड नेपियर को ब्रिटिश विदेश मंत्री पॉमस्टन ने चीन भेजा। इसके नेतृत्व में 3 व्यापार अधीक्षकों की नियुक्ति की गई और इन्हें चीन के साथ व्यापार करने के लिए भेजा गया। नेपियर ब्रिटिश व्यापारिक हितों की दृढ़ता से रक्षा करना चाहता था, अतः चीन शासक द्वारा उसके पत्र का प्रत्युत्तर न देने पर उसने सैन्य कार्यवाही करी। लॉर्ड नेपियर के नेतृत्व में ये जो सैन्य कार्यवाही हुई, इसमें चीन सरकार ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया। 1834 ईस्वी में मकाओ में नेपियर की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात एल बी डेविस को, जॉर्ज बी रॉबिन्सन को
इंग्लैंड का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया और ये दोनों ही उदार प्रवृत्ति के दूत थे और चीन के साथ इनके शांतिपूर्ण संबंध बने रहे। 1836 ईस्वी में हम देखते हैं जब चार्ल्स इलियट यहाँ पर गया चीन में, तो यह ब्रिटिश व्यापारिक हितों की पूर्ति करना चाहता था। इसके लिए इसने चूँकि चीन सरकार ने अफीम व्यापार पर प्रतिबंध लगा रखा था और चीनी व्यापारियों की मिलीभगत से अफीम की तस्करी हो रही थी, इससे चीन में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसका समाधान करने के लिए अफीम व्यापार का पूर्णतः अंत करने के लिए चीन सरकार ने जब 1839 में 1839 ईस्वी में लिन तजेशु को कैंटन का कमिश्नर बनाया, तो इसने वहाँ पर अफीम व्यापार को पूर्णतः समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए। लिन तजेशु ने जब 1839 में ब्रिटिश अफीम को जब्त कर लिया और इस अफीम को उसने पकड़कर समुद्र में बहा दिया, तो ये माना जाता है कि जो 20,000 अफीम की पेटियां थी जिनकी कीमत लगभग $60 लाख थी, इस अफीम को जब समुद्र में फेंका गया, इसको नष्ट किया गया, तो इससे इंग्लैंड को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अतः अफीम व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की बात पर और लिन तजेशु की इस कार्यवाही पर इंग्लैंड का चीन के साथ संबंध बिगड़ गया और इन्हीं कारणों को लेकर तथा अन्य कारणों से दोनों पक्षों के मध्य अफीम युद्ध की शुरुआत मानी गई। ये माना जाता है कि अफीम युद्ध के पीछे इन कारणों के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे कारण थे जिनकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। हम देखते हैं कि चीन और इंग्लैंड के मध्य 2 अफीम युद्ध लड़े गए। पहला 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य, जिसका अंत हुआ है नानकिंग संधि से, जो 1842 ईस्वी में हुई, और दूसरा युद्ध हुआ है 1856 से 1860 ईस्वी के मध्य, दूसरा अफीम युद्ध, जिसका अंत हुआ है टिनसन संधि और पैकिंग संधि के साथ। इन संधियों के परिणाम स्वरूप अब इंग्लैंड को और अन्य विदेशी राष्ट्रों को चीन में हस्तक्षेप करने का, व्यापार करने का, स्थायी रूप से निवास करने का अवसर मिला और चीन का द्वार हमेशा के लिए विदेशियों के लिए खुल गया। ये संभव हो पाया कि विदेशी शक्तियाँ अब चीन में प्रवेश कर सकती थी, वहाँ स्थायी रूप से निवास कर सकती थी, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती थी, व्यापार के साथ साथ वो अन्य गतिविधियाँ भी कर सकती थी। तो इन अफीम युद्धों का चीन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी विस्तार से हम चर्चा यहाँ पर देखेंगे। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध के जो कारण माने जाते हैं, पहला कारण ये माना जाता है कि लिन तजेशु और इलियट के मध्य जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही थी, झड़प हो रही थी आपस में, इससे आपस में तनाव हो रहा था। 1839 में ही जब ब्रिटिश शराबी नाविकों ने कोलून में ग्रामीण चीनी की हत्या कर दी और इस पर लिन तजेशु ने मकाओ की रसद काट दी और 3 नवंबर 1839 को ब्रिटिश जहाजी बेड़ों द्वारा चीनी पोतों को मार भगाया। ये दोनों पक्षों के मध्य तनाव को बढ़ाने वाली बातें थी। ऐसे में हम देखें कि इंग्लैंड के विदेश मंत्री पामस्टन ने इलियट को भेजा, चीन सरकार ने लिन के स्थान पर चिशान को भेजा जिससे कि दोनों के मध्य तनाव को कम किया जा सके। ऐसे में हम देखते हैं कि दोनों के मध्य जनवरी 1841 ईस्वी में समझौता हुआ, परंतु यह समझौता असफल हो गया और पूरा दोनों में संघर्ष शुरू हुआ। अतः विवश हो चीन सरकार को नानकिंग संधि करनी पड़ी। इस बीच में जो घटनाएं घटित हुई वो ये थी, इस युद्ध का जो कारण था वो ये था कि चीनी शासक का ये मानना था कि अफीम पर प्रतिबंध लगाकर ही वो अपने राष्ट्र की, अपने देश की, अपने लोगों की रक्षा कर सकता है। अतः ये उसका नैतिक कर्तव्य था कि वह अफीम व्यापार पर रोक लगाए। अफीम व्यापार से चीन को लगातार आर्थिक और व्यापारिक हानि हो रही थी, अफीम की तस्करी की जा रही थी, अफीम के माध्यम से इंग्लैंड
वहाँ के व्यापार में हस्तक्षेप कर रहा था और चीन को लगातार हानियाँ हो रही थी। ऐसे में हम देखें तो इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, ये सभी राष्ट्र अपने को उत्कृष्ट मानते थे, चीन को हीन राष्ट्र मानते थे। तो ऐसी स्थिति में अपनी उत्कृष्टता की भावना के कारण भी वो चीन की शक्ति का दमन करना चाहते थे। चीन चूँकि शुरू से ही एकांतवास की प्रवृत्ति का था और 18वीं शताब्दी तक अनेक कारणों से उसकी शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तो ऐसे में सैन्य दृष्टि से वह इतना शक्तिशाली नहीं रहा कि वो इन राष्ट्रों से संघर्ष कर सके। तो ये सैन्य अक्षमता, व्यावसायिक असमानता, ये सभी कारण भी इस युद्ध के कारण माने जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कोहांग, जो कि व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाली एक नीति थी। इससे भी मुक्ति की आशा यहाँ के विदेशी कर रहे थे। तात्कालिक कारण की बात करें तो जैसे कि अभी मैंने बताया था, लिन तजेशु ने जो अफीम की पेटियां समुद्र में फेंकी थी, यही इसका तात्कालिक कारण है। इन सभी कारणों से दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष हुआ। ब्रिटेन की साम्राज्यवादी आकांक्षा के कारण इस संघर्ष ने चरम परिणति पाई और दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष में ब्रिटेन अपनी सैन्य क्षमता के बल पर चीन से विजित हुआ। इस विजय के साथ ही दोनों पक्षों के मध्य 29 अगस्त 1842 ईस्वी को नानकिंग की संधि हुई। ब्रिटिश सरकार ने इलियट के स्थान पर पॉन्टिंगर को भेजा, तो पॉन्टिंगर और चीयिंग के मध्य यह नानकिंग संधि संपन्न हुई। इस संधि के फलस्वरूप हांगकांग द्वीप हमेशा के लिए इंग्लैंड को दिया गया। इंग्लैंड के लिए कैंटन, अमोय, फुचो, निगपो तथा संगाई, ये 5 बंदरगाह व्यापार के लिए खोल दिए गए। इस तरह से इस संधि के माध्यम से 5 बंदरगाह अब अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए मिल गए। साथ ही ब्रिटिश सरकार अपना एक वाणिज्य दूत भी यहाँ पर नियुक्त कर सकती थी। चीन ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 2 करोड़ 10 लाख डॉलर देना स्वीकार किया और इसी राशि में वह 60 लाख डॉलर भी शामिल थी, जो समुद्र में फेंकी गई अफीम की कीमत मानी जाती है। इसी तरह हम देखें, विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने वाला जो कोहांग था, इस संगठन को, इस संस्था को भी इस नानकिंग संधि के परिणाम स्वरूप समाप्त कर दिया गया। आयात निर्यात की जो दर थी, इसमें समानता रखी गई। इस संधि के पश्चात नानकिंग संधि की पुष्टि के लिए बॉग या हुमम चाई की पूरक संधि भी हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रथम अफीम युद्ध से विदेशियों का चीन में प्रवेश शुरू हुआ।